इंडिया में लगभग 30% स्टार्टअप सिर्फ सही टाइम पर फंडिंग ना मिलने की वजह से फेल हो जाते हैं। लेकिन सोचो, अगर ऐसा ही फ्लिपकार्ट, जोमेटो, ओला, अर्बन कंपनी इन सब के साथ भी होता तो क्या आज ये इतने बड़े ब्रांड्स बन पाते। जैसे 2009 में फ्लिपकार्ट के पास फंड्स ऑलमोस्ट खत्म होने वाले थे और सिचुएशन इतनी टाइट थी कि फाउंडर्स को खुद ही अपनी पुरानी बजाज पल्सर बाइक पर डिलीवरी करने जाना पड़ता था। अगर कुछ महीनों में उन्हें फंडिंग नहीं मिलती तो फ्लिपकार्ट बंद हो सकता था। लेकिन तभी एंट्री होती है एक्सेल की, जो उन्हें $1 मिलियन की फंडिंग प्रोवाइड करता है और ये इन्वेस्टमेंट फ्लिपकार्ट और इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम की किस्मत बदल देता है। आज हम उन 5 स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स की बात करेंगे जिन्होंने इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम को हमेशा के लिए बदल दिया है। सोचिए, साल 2008 इंडिया में इंटरनेट का मतलब था साइबर कैफे जाना या वो घर का किचकिच करने वाला स्लो डायल-अप कनेक्शन। उस वक्त अमेज़न इंडिया में नहीं आया था और लोग इंटरनेट पर अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड डिटेल्स डालने से डरते थे। लोगों को लगता था कि अगर ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया तो या तो सामान आएगा ही नहीं या फिर ईंट पत्थर निकल आएंगे। ऐसे माहौल में 2 लड़के सचिन बंसल और बेनी बंसल, जो पहले अमेज़न में काम कर चुके थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंडिया की अपनी ई-कॉमर्स कंपनी बनाएंगे। उनका ऑफिस कोई फैंसी ग्लास बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि बेंगलोर में एक पुराना सा 2 कमरे का अपार्टमेंट था। उनके पास सिर्फ 8 लोगों की टीम थी और वो खुद अपनी पुरानी बजाज पल्सर बाइक पर जाकर किताबें डिलीवर करते थे। उनका विजन बड़ा था, लेकिन उनके पास पैसा खत्म हो रहा था। तब एंट्री होती है सुभद्रा मित्रा की, जो एक्सेल पार्टनर्स इंडिया के पार्टनर थे। सुभद्रा ने उन 2 लड़कों से मुलाकात की। उन्होंने उनकी आंखों में वो कस्टमर ऑब्सेशन दिखा जो उन्होंने पहले सिर्फ जेफ बेजोस में देखा था। एक्सेल ने वहां एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे देश का नसीब बदल दिया। उन्होंने फ्लिपकार्ट में $1 मिलियन यानी उस वक्त के लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का फैसला किया। ये इन्वेस्टमेंट कोई आम फंडिंग नहीं थी, ये एक बहुत ही बड़ा गैम्बल था। एक्सेल ने ये पैसा किसी प्रूवन बिजनेस मॉडल पर नहीं लगाया था, बल्कि उन्होंने उन 2 लड़कों के जुनून पर ये पैसा लगाया था। उस वक्त इंडिया में लॉजिस्टिक्स का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, पेमेंट्स का कोई सिस्टम नहीं था, लेकिन सचिन और बेनी ने ठान लिया था कि वो इसे बदल देंगे। एक्सेल के उस $1 मिलियन ने फ्लिपकार्ट को वो ऑक्सीजन दी जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। उस वजह से उन्होंने अपनी इन्वेंट्री बढ़ाई एंड सबसे इम्पोर्टेंट, उन्होंने कैश ऑन डिलीवरी जैसा फीचर मास्टर किया। COD वो चीज थी जिसने इंडियन कस्टमर्स का डर खत्म किया। लोगों को लगा कि भाई जब सामान हाथ में आएगा तभी पैसा देना है, तो रिस्क किस बात का। और वहीं से फ्लिपकार्ट की ग्रोथ रॉकेट की तरह ऊपर गई। जब एक्सेल ने ये इन्वेस्टमेंट किया तो बाकी दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जैसे टाइगर ग्लोबल और सॉफ्ट बैंक की नजरें भी इंडिया पर पड़ी। उन्हें लगा कि अगर एक्सेल जैसा बड़ा ग्लोबल प्लेयर इंडिया में इतना बड़ा बेट लगा रहा है तो यहाँ कुछ तो बड़ा हो रहा है। अगले ही साल टाइगर ग्लोबल ने फ्लिपकार्ट में $10 मिलियन लगा दिए और उसके बाद तो फंडिंग की बारिश शुरू हो गई। एक्सेल ने वक्त के साथ फ्लिपकार्ट में टोटल 60 से $80 मिलियन इन्वेस्ट किए और जब 2018 में वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को एक्वायर किया तो वो डील $16 बिलियन की थी, जो उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स एक्विजिशन थी। एक्सेल को अपने इन्वेस्टमेंट पर लगभग $2 बिलियन का रिटर्न मिला, यानी उनका पैसा लगभग 30 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन उनका जो पहला $1 मिलियन का चेक था उसने तो हजारों गुना का रिटर्न दिया था। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह थी कि इस इन्वेस्टमेंट ने इंडिया में एक एंटरप्रेन्योरियल वेब पैदा कर दी। फ्लिपकार्ट से निकले हुए एम्प्लॉइज ने बाद में खुद की मल्टीपल कंपनीज शुरू की, जैसे आज हम फ्लिपकार्ट माफिया कहते हैं। उड़ान, क्योरफिट और फोन पे जैसे बड़े स्टार्टअप्स वहीं से निकले हैं। अगर एक्सेल ने सही टाइम पर फ्लिपकार्ट को सपोर्ट नहीं किया होता तो शायद वो लोग बर्नआउट होकर कंपनी बंद कर देते। बात है 2010 की, जब दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा बेन एंड कंपनी में काम कर रहे थे। उन्होंने देखा कि उनके ऑफिस के कैफेटेरिया में लोग मेन्यू कार्ड देखने के लिए लंबी लाइन लगाते हैं। बस यहीं से उन्हें आइडिया आया कि क्यों ना इन मेन्यूज को स्कैन करके इंटरनेट पर डाल दिया जाए। उन्होंने एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम रखा फूडी बे। ये वेबसाइट इतनी पॉपुलर हुई कि लोग ऑफिस के बाहर भी इसे यूज करने लगे। हालांकि अभी तक ये सिर्फ एक साइड प्रोजेक्ट था, लेकिन असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब संजीव
बिकाचंदानी की नजर इस पर पड़ी। संजीव जो पहले ही Naukri.com, जीवन साथी और 99 एकर्स जैसी बड़ी कंपनीज बना चुके थे, उन्हें समझ आ गया था कि इंटरनेट इंडिया का फ्यूचर है। और उन्होंने जब फूडी बे को फर्स्ट टाइम देखा तो उन्हें इसका कॉन्सेप्ट काफी पसंद आया। जिसके बाद संजीव ने दीपेंद्र को बुलाया और उन्हें सबसे पहले एक बहुत ही काम की सलाह दी। उन्होंने कहा, दीपेंद्र, ये फूडी बे नाम थोड़ा अजीब है। एक तो ये ईबे से मिलता जुलता है, तो कल को कोई लीगल पंगा हो सकता है, और दूसरा ये सिर्फ फूड तक लिमिटेड लग रहा है। हमें कुछ ऐसा चाहिए जो कैची हो और एक ब्रांड बन सके। तब जन्म हुआ जोमेटो का। जिसके बाद अगस्त 2010 में इन्फोएज ने जोमेटो में अपनी पहली इन्वेस्टमेंट करी, जिसमें उन्होंने जोमेटो को 4.7 करोड़ रुपीस का चेक दिया। और इस इन्वेस्टमेंट के बदले इन्फोएज को 18.5% स्टेक मिला। लेकिन संजीव जोमेटो को लेकर इतने ज्यादा श्योर थे कि उन्होंने अगले 3 सालों में हर एक फंडिंग राउंड में पैसा डाला। 2011 में $3.5 मिलियन, 2012 में $2.3 मिलियन और 2013 में $10 मिलियन। एक वक्त ऐसा आया जब इन्फोएज का जोमेटो में स्टेक 57% तक पहुंच गया था, यानी वो कंपनी के असली मालिक बन चुके थे। लेकिन संजीव की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उन्होंने कभी दीपेंद्र के काम में टांग नहीं अड़ाई। उन्होंने हमेशा एक मेंटोर की तरह काम किया। दीपेंद्र गोयल का नेचर थोड़ा एग्रेसिव था, वो जल्दी स्केल करना चाहते थे, और संजीव ने उन्हें वो सेफ्टी नेट दिया जिसकी हर फाउंडर को जरूरत होती है। जब जोमेटो ने उबर ईट्स को खरीदा और बाद में ब्लिंकिट को एक्वायर करने का फैसला किया, मार्केट में लोग कह रहे थे कि जोमेटो डूब जाएगा, उनका लॉस बढ़ रहा था। लेकिन संजीव ने दीपेंद्र के विजन पर बैट लगाई थी। उन्हें पता था कि क्विक कॉमर्स आने वाले वक्त का सबसे बड़ा ट्रेंड बनने वाला है। और देखिए आज क्या हुआ। जोमेटो की वैल्यूएशन $33 बिलियन के पार है और ब्लिंकिट उनका सबसे बड़ा एसेट बन गया है। इन्फोएज ने 2021 के आईपीओ में जब अपने थोड़े शेयर्स बेचे तो उन्हें 3000 करोड़ रुपए मिले, और आज भी उनके पास लगभग 15% स्टेक बचा हुआ है। उसकी वैल्यू लगभग 37,000 करोड़ रुपए है। टोटल 147 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके 40,000 करोड़ की वेल्थ बनाना कोई मामूली बात नहीं है। ये लगभग 272 गुना रिटर्न है। और कहीं ना कहीं इन्हीं 4.7 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट और संजीव जी की मेंटोरशिप ने ही जोमेटो को आज एक हाउस होल्ड नेम बना दिया है। बाय द वे, तीसरे नंबर पर बात करते हैं अनुपम मित्तल के ओला में इन्वेस्टमेंट की। 2011 में अनुपम ने स्टार्टअप इन्वेस्टिंग की दुनिया में कदम रखा ही था, और जब उन्हें ओला के बारे में बताया गया तो पहले उनका रिएक्शन नहीं था, क्योंकि अनुपम मुंबई और न्यूयॉर्क जैसे शहरों में रहे थे जहां टैक्सी मिलना कभी भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन स्टोरी में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब वो दिल्ली गए और वहां उन्हें सड़क पर खड़े होकर ऑटो और टैक्सी के लिए धक्के खाने पड़े। तब उन्हें समझ आया कि भावेश अग्रवाल जिस प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं वो कितनी बड़ी है। उन्होंने तुरंत 30 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और ओला के पहले इन्वेस्टर बने। उस वक्त ओला की वैल्यूएशन सिर्फ 5 से 6 करोड़ रुपए थी, यानी अनुपम को 5% स्टेक मिल गया। इसके कुछ महीनों बाद टाइगर ग्लोबल ने ओला में $3.87 मिलियन इन्वेस्ट करे, और वहां से ओला ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अनुपम ने बाद में अपना कुछ स्टेक बेचा और उनके मुताबिक उन्होंने कई सौ करोड़ रुपए कमाए। अगर उनके पास 1% स्टेक भी बचा हुआ है तो उसकी वैल्यू भी आज हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में है। उनका टोटल गेन 500 से 1000 करोड़ के बीच बैठता है, जो 1500 गुना से भी ज्यादा का रिटर्न है। ये इन्वेस्टमेंट इसीलिए भी खास है क्योंकि इसने इंडिया में ट्रांसपोर्ट का तरीका ही बदल दिया। सोचिए, अगर उस दिन अनुपम को दिल्ली की सड़क पर टैक्सी मिल जाती तो शायद आज ओला का इतिहास कुछ और होता। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आते हैं कुणाल बहल और रोहित बंसल और उनका अर्बन कंपनी में किया गया इन्वेस्टमेंट। ये बात है 2015 की। इंडिया में अभी तक जियो का रेवोल्यूशन नहीं आया था। लोग अभी भी 1 GB डाटा के लिए 250 रुपए पे कर रहे थे। इनफैक्ट उस वक्त सिर्फ 17 से 20% पॉपुलेशन ही ऐसी थी जो एक्चुअल में स्मार्टफोन के जरिए इंटरनेट यूज करती थी। ऐसे माहौल में इन 3 दोस्तों ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा ऐप बनाया जाए जहां से लोग एक क्लिक में प्लम्बर, कारपेंटर और इलेक्ट्रिशियन को अपने घर पर काम करवाने के लिए बुला सके। लेकिन इसमें 2 मेजर प्रॉब्लम्स थी। पहले कि इंडिया में इंटरनेट यूजर्स काफी कम थे और लोग ऑनलाइन चीजों पर ट्रस्ट भी नहीं करते थे। सेकंड, जो वर्कर्स थे उन्हें इस ऐप पर लाना बहुत ही मुश्किल था। ऐसे में इन्वेस्टर्स को इसमें कुछ खास पोटेंशियल
पोटेंशियल नहीं दिखाई दे रहा था। ऊपर से फाउंडर्स के पास कोई पुराना सक्सेस रिकॉर्ड भी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद कुणाल बहल ने उनके विजन में पोटेंशियल देखा एंड उन्होंने और रोहित ने मिलकर अर्बन कंपनी में 57 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। और ये तब हुआ जब कोई और इन्वेस्टर इस आइडिया पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं था। कुणाल की इस एंट्री ने मार्केट में एक सिग्नल भेजा। इसके बाद एक्सेल और सेव पार्टनर्स जैसे बड़े नाम भी जुड़ गए। अर्बन कंपनी ने कस्टमर्स की एक असली तकलीफ को दूर किया और आज वो $2 बिलियन से भी ज्यादा की वैल्यूएशन पर खड़ी है। कुणाल और रोहित ने 2024 में जब अपना स्टेक बेचा तो उन्हें 111 करोड़ रुपए मिले, यानी उनके लगाए गए पैसे पर उन्हें लगभग 200 गुना रिटर्न मिला। 5वें नंबर पर है हीरो का एथर में इन्वेस्टमेंट। 2016 में जब एथर ने अपना पहला प्रोडक्ट S340 लॉन्च किया तब हीरो के सीईओ पवन मुंजाल की नजर उन पर पड़ी। पवन ने देखा कि एथर की टेक्नोलॉजी बहुत ही सॉलिड है और उनमें पोटेंशियल है ईवी मार्केट को डिसरप्ट करने का, जिसके तुरंत बाद उन्होंने 180 करोड़ रुपए लगाकर एथर में 26% स्टेक लिया और फिर हीरो ने एथर को मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सेल्स तक हर चीज में मदद करी। आज हीरो का स्टेक लगभग 40% है और एथर की वैल्यू $2 बिलियन के करीब है। हीरो का 1700 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट आज 7000 करोड़ की वैल्यू रखता है। भले ही रिटर्न्स 4 से 5 गुना दिख रहे हों, लेकिन इसने इंडिया में ईवी रेवोल्यूशन की बुनियाद रखी और दिखाया कि कैसे बड़े कॉर्पोरेट स्टार्टअप्स के साथ मिलकर फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं। तो ये थे वो 5 इन्वेस्टमेंट्स जिन्होंने स्टार्टअप इकोसिस्टम को हमेशा के लिए बदल दिया। आप अपने स्टार्टअप के लिए फंडिंग लेना चाहते हैं या उसे बूटस्ट्रैप्ड बिल्ड करना चाहते हैं, प्लीज कमेंट में बताना। एंड ऑल्सो आप हमारे एक्सक्लूसिव क्लब को भी ज्वाइन कर सकते हैं, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।